नमस्कार। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। एक आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास इसे माना गया है। यह हमारी हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से नेट जेआरएफ और सहायक आचार्य की परीक्षा के लिए। तो इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, इसके सभी पक्षों को समझेंगे। कुछ तथ्य एवं पक्ष इसके हमने भाग 1 और भाग 2 में पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। इसलिए आप भाग 1 और भाग 2 की वीडियो को भी देखने के बाद इस वीडियो को देखें तो ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे एक बार इस पूरे उपन्यास को भी पढ़ने का प्रयास करें। यदि आपने उपन्यास पढ़ लिया है तो ये तथ्य आपको और अच्छी तरह से समझ में आएंगे, और यदि नहीं पढ़ा है, परीक्षा बहुत नज़दीक है तो पढ़ना संभव नहीं है, तो कोई बात नहीं, इन तथ्यों से भी आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आज मैला आंचल के राजनीतिक पक्ष को। क्या वातावरण था उस समय देश में राजनीति का, तथा क्या असर है उस अंचल का जहाँ का वर्णन रेणु जी करते हैं, मेरीगंज गांव का वर्णन करते हैं। वहाँ राजनीति का क्या असर है, किस तरह का वातावरण मौजूद है। तो एक जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जो राजनीति थी ना, वहाँ उसकी 3 धाराएं थी। 3 धाराएं थी। तो पहली धारा क्या थी? गांधीवादी थी। दूसरी धारा क्या थी? सोशलिस्ट पार्टी। तथा तीसरी धारा थी हिंदूवादी सांप्रदायिक चेतना, या उसे कहते थे काली टोपी वाले स्वयं सेवक। तो इसके आगे हम देखते हैं। मैला आंचल के कथानक का कालखंड वहां से आरंभ होता है जब आजादी मिलने वाली थी, और यह वहां खत्म होता है जहां आजादी बस मिली ही थी। एक बात और यहाँ पे बता दें, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यह 2 खंडों में है। 2 खंडों में है, प्रथम और द्वितीय, जिसे परिच्छेद के नाम से उसमें बांटा गया है। तो जो पहला खंड है उसमें 44 परिच्छेद हैं, तथा दूसरे खंड में हमारे कुल 23 परिच्छेद हैं। इस प्रकार से 2 परिच्छेदों में है। तो प्रथम खंड जो हमारा है उसमें हम देखते हैं, प्रथम खंड में आजादी से पहले का जो यथार्थ है उसको दिखाया गया है कि आजादी के पहले कैसी हालत थी। तथा द्वितीय परिच्छेद, जिसमें 23 परिच्छेद है द्वितीय खंड में, उसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की स्थितियों का चित्रण है। तो इस चीज को हम इसलिए बता रहे हैं कि इसे हम पिछले वीडियो में बताना भूल गए थे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि दोनों खंडों में मुख्य क्या था। तो दोनों खंडों में मुख्य यह है, पहला तो यह मुख्य है कि पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं तथा दूसरे खंड में 23 परिच्छेद हैं। और दूसरी बात यह जानने लायक है कि पहला जो खंड था, प्रथम खंड, वह आजादी से पहले का उसमें चित्रण किया गया है, और द्वितीय खंड में आजादी प्राप्ति के बाद जो स्थितियां बनती हैं उसका चित्रण किया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। यहाँ क्या कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास आजादी से लगभग 1 दशक पहले ही शुरू हो गया था। शुरुआती किस्म का लोकतंत्र किस प्रकार का था, किस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, और अशिक्षा तथा गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप सामने आ रहा था, इन सभी पक्षों को रेणु ने पर्याप्त विस्तार के साथ व्यक्त किया है। तो एक बात हम समझ गए कि राजनीतिक पक्ष में क्या कहना चाहते हैं रेणु, किस तरह की बात उन्होंने पूरे उपन्यास में दिखाई है राजनीति से संबंध। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती किस्म में लोकतंत्र किस प्रकार का था यह बताने का प्रयास किया है, किस तरह के दल लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे, और अशिक्षा तथा गरीबी से त्रस्त समाज में लोकतंत्र का कैसा स्वरूप सामने आ रहा था, इन सभी पक्षों को बताया है रेणु ने। देखिए, सबसे जरूरी जो चीज है वह है समझना। हम पूरा उपन्यास भी पढ़ लें और उसे समझ ना पाए पूरी तरह से कि क्या कहना चाहते हैं, रेणु का उद्देश्य क्या है, या वो क्या दिखाना बताना चाहते हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो इसलिए थोड़े में भी हम पूरी बातों को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। उपन्यास में विशेष रूप से 2 राजनीतिक दलों की चर्चा है। देखिए, हमने 3 की बात कही थी, लेकिन विशेष रूप से 2 की ही चर्चा है, कांग्रेस तथा सोशलिस्ट पार्टी। इस बात की पूरी संभावना थी अपने समाजवादी विचारों के कारण। देखिए, रेणु के विचार कैसे थे? समाजवादी थे। तो अपने समाजवादी विचारों के कारण रेणु कांग्रेस की कमियों तथा सोशलिस्ट पार्टी की खूबियों पर विशेष ध्यान देते।
यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा माना जा सकता था, क्योंकि स्वयं जो है वो समाजवादी विचारधारा के थे फणीश्वरनाथ रेणु, तो ये संभावना अधिक थी कि वह कांग्रेस की कमी बताते और सोशलिस्ट पार्टी जो कि समाजवादी पार्टी थी उसकी खूबियां बताते, किंतु आंचलिकता का पूरी तरह निर्वाह करते हुए उन्होंने तटस्थता बनाए रखी है, जिससे वे कांग्रेस की खूबियां भी देख सकें और तत्कालीन समाजवाद की विसंगतियों को भी। एक लेखक जो है वो क्या करता है, हमें एक आईना दिखाता है। तो अगर लेखक जजमेंटल हो जाए, अर्थात लेखक ही किसी पक्ष की तरफ हो जाए, तो पूरी तरह से ईमानदारी वह नहीं बरत पाएगा, तो उसे बहुत ही तटस्थ होकर अपनी बातों को रखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो समाजवादी तो थे, लेकिन उन्होंने समाजवाद की भी बुराइयों को, जो उसमें विसंगतियां थी, उसे भी उजागर किया। साथ साथ जो कांग्रेस, जबकि वो कांग्रेस के कोई विरोधी ही थे एक तरह से, तो कांग्रेस की खूबियां जो थी वो भी बताते, क्योंकि हर किसी पार्टी में या हर किसी व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां हैं, तो उसे वो तटस्थ होकर रेणु जी इस उपन्यास में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं। तो एक बात ये भी समझने की थी। आगे देखिए, कांग्रेस उस समय की सबसे अधिक प्रचलित पार्टी है। हम लोग भी जानते हैं देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस ही थी। यही पार्टी स्वाधीनता संग्राम की मूल शक्ति रही है। इस पार्टी में बावन दास जैसे समर्पित कार्यकर्ता इस बात से परेशान हैं कि भारत माता अब भी रो रही है। देखिए, ये बावन दास का कथन है। पूछ सकता है कि यह उपन्यास के अंतर्गत किसने कहा कि भारत माता अब भी रो रही है, तो यह बावन दास का कथन है। और वह क्या है, वह जो है कांग्रेस पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। धीरे धीरे जाति राजनीतिक जीवन की धुरी बनने लगी है और कांग्रेस में भी जातिवाद फैलने लगा है। ऐसी स्थिति में बावन दास क्षुब्ध होकर, अर्थात निराश होकर, परेशान होकर सोचता है, अब तो लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन आदि लिखवा ले। यह भी कौन कहता है, बावन दास से कहता है, क्योंकि बावन दास बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है, ईमानदारी से अपने पार्टी को देखता है और इन सारी चीजों को शामिल होते देखकर वह क्या होता है, क्षुब्ध होता है। जात पात आगे देखते हैं। रचनाकार यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का मूल चरित्र ऐसा है कि वह भूमिपतियों, जमींदारों और पूंजीपतियों की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, वह बता रहे हैं। बावन दास जैसा समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के चरित्र परिवर्तन से क्षुब्ध है। वह सोचता है जमींदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, तब ये कांग्रेसी जमींदार लोग क्या करेंगे। देखिए, वह अपने ही पार्टी के बारे में सोचता है कि जो कि उस पार्टी में ऐसी विसंगति पैदा कर रहे हैं, जमींदारों और पूंजीपतियों की को ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए वो बावन दास सोचता है कि जब ये जमींदारी प्रथा ही खत्म हो जाएगी, एक बार आजादी के बाद तो धीरे धीरे खत्म होने की बात ही थी, तब ये लोग क्या करेंगे। तो उसके निदान में वो क्या सोचता, सब मिल खोलेंगे, शायद मिल, कोई भी व्यापार करेंगे, बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे। इसलिए प्रायः हर एक छोटे बड़े लीडर के साथ एक मारवाड़ी घूमता है, यह वह अपने आप में सोचता है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके पास अहिंसा, सत्याग्रह जैसे आदर्शवादी मूल्य हैं। क्यों है, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते, लेकिन गांधी जी से ही संबंधित थे, तो कांग्रेस उसी को लेके चल रहा था, तो उसे एक रेडीमेड यह मूल्य मिल गया था। कांग्रेस के नाम पे लोग सत्याग्रह और अहिंसा जैसी चीजों को ही समझते थे, किंतु उन्हें आम आदमी समझ नहीं पाता। गांधी जी के मूल्य साधारण कार्यकर्ता के हाथों में पहुंचकर कैसे मजाक का विषय बन जाते हैं, इस पक्ष को रेणु ने बालदेव के चरित्र के माध्यम से व्यक्त किया। देखिए, अब यहाँ पर जो दूसरा पात्र का जिक्र आया वह है बालदेव। तो बालदेव का हर बात में हिंसावाद को सूंघना, बात बात पर अनशन पर बैठ जाना और अपनी कायरता को अहिंसा कहना, वे अभिव्यक्तियां हैं जो इन मूल्यों को
मजाक, इन मूल्यों का मजाक बनाती हैं। अर्थात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से उन मूल्यों का मजाक बन रहा था। गांधी जी ने जो सत्य अहिंसा सत्याग्रह जैसी बातें कही थी, तो उसको लोग मजाक, ऐसा थोड़ी है कि हम अपना सब कुछ छोड़ के कायरता से एकदम चुपचाप बैठ जाएं तो वही जो है अहिंसा है। लेकिन बालदेव जैसे जो चरित्र हैं, उन्होंने यह दिखाया कि कायर बने बैठे रहो, कुछ भी नहीं बोलो, इस तरह की चीजें जो है वह क्या है, अहिंसा से संबंधित उन्होंने जोड़ दिया। तो इस तरह से मजाक बन रहा था किसका, गांधी जी के मूल्यों का। अंतिम रूप में यह दिखाया गया है कि आजादी के बाद कांग्रेस पर भ्रष्ट और अपराधी तत्वों का नियंत्रण स्थापित हो गया। धीरे धीरे कांग्रेस, जिसका बहुत बड़ा रोल था आजादी में, उस पर क्या होने लगा, भ्रष्ट और अपराधी तत्वों का नियंत्रण हो गया। जुआ कंपनी चलाने वाला तथा नेपाली लड़कियों की तस्करी करने वाला दुलार चंद कापरा अब कटहा थाना कांग्रेस का सेक्रेटरी है। देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए जो कि दुराचारी हैं। दारू गांजा जैसे अवैध पदार्थों की तस्करी करता था। उपन्यासकार ने दुलारचंद कापरा द्वारा बावन दास की हत्या कराकर प्रकारांत से संदेश दिया है कि जब गांधी जी के असली मूल्य इतनी खतरनाक मौत मरने को अभिशप्त हैं, यह भी संयोग नहीं है कि उपन्यासकार ने यह हत्या ठीक उसी दिन कराई जिस दिन सारा देश गांधी जी के श्राद्ध का आयोजन कर रहा है। उस दिन गांधी के मूल्यों की मौत कांग्रेस के नए और डरावने चेहरे को पूरी सफलता के साथ व्यक्त करती है। तो अभी तो हमने ये पढ़ लिया, लेकिन इसका आशय क्या है इसे समझेंगे। जब भी लेखक कोई बात लिखता है तो उसके पीछे कई अर्थ छिपे होते हैं। यहाँ जो बावन दास था, जो कि गांधी जी के मूल्यों को बहुत ही दूसरे ढंग से लेकर चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो गांधी जी के मूल्यों की ही बात करता था, उसी की हत्या होती है किसके द्वारा, जो कि एक गांजा और इस तरह के अपराधों में तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है। ऐसे दुलारचंद कापरा द्वारा उसकी हत्या करा दी जाती है। तो एक कटाक्ष भी था कि कैसे सत्य अहिंसा की हत्या हो रही है उस समय, यानी कांग्रेस किस तरह से भ्रष्ट होता जा रहा है। आगे देखिए, गांव का दूसरा महत्वपूर्ण दल सोशलिस्ट दल है। यह स्वाभाविक था कि रेणु इस दल के प्रति सहानुभूति रखें। ऐसा इस उपन्यास में थोड़ा बहुत प्रतीत भी होता है, पर यह सहानुभूति एक तो थोपी हुई नहीं लगती, दूसरे यह एक पक्षीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस दल में उभरने वाली विसंगतियों का चित्रण भी किया है। यहाँ कह रहे हैं कि जबकि रेणु जी खुद समाजवादी थे, तो यह स्वाभाविक था कि वो इस पार्टी की थोड़ी सी आगे बढ़ा के बात करते या उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते, और ऐसा थोड़ा बहुत हुआ भी, लेकिन ये ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये अलग से कुछ हो गया, ये नेचुरल था और जहाँ होना चाहिए था वहाँ था। तो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कमियां थी उसको भी बताया साथ साथ, तो ये बहुत ही स्वाभाविक लगा। कालीचरण को सोशलिस्ट पार्टी का नेता बनाकर उन्होंने ये बातें कही जिन्हें सुनकर आम आदमी गहरी शांति महसूस करता है। तो कालीचरण जो पात्र है वह सोशलिस्ट पार्टी का नेता है और उसी के माध्यम से रेणु जी यह बात कहते हैं। तो याद रखेंगे यह कथन कि कालीचरण द्वारा कहलाया गया है। कालीचरण कौन है? सोशलिस्ट पार्टी का एक नेता है। वो कहता है कि युगों से पीड़ित दलित और उपेक्षित लोगों को कालीचरण की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कोई घाव पर ठंडा लेप कर रहा हो। लेकिन कालीचरण कहता है, मैं आप लोगों के दिल में आग लगाना चाहता हूं, सोए हुए को जगाना चाहता हूं। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, यह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूं। तो कथनों को ध्यान रखेंगे, पात्रों को ध्यान में रखेंगे तथा उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है कि 80% सवाल आप अपने ही समझ से सही करके आएंगे। तो इसे समझते हुए चलेंगे। समाजवादियों की मान्यता है कि समाज का विभाजन मूलतः आर्थिक आधार पर होता है।
सामाजिक आधार पर नहीं। इसी मान्यता को तकनीकी शब्दावली में कहें तो वे सामाजिक संघर्ष को जातीय नहीं वर्गीय संघर्ष मानते हैं। मैला आंचल का कालीचरण ऐसा ही प्रयास करता है और जातीय प्रतीत होने वाले संघर्ष की वर्गीय व्याख्या करता है। तो यहाँ देखिए क्या समाजवादी लोग क्या सोचते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि समाज का आधार जो है जातीय होना चाहिए या जात पात के आधार पर उसका वर्गीकरण होना चाहिए, बल्कि अमीर और गरीब के आधार पर होना चाहिए। और यही दो खाई होती है इंसान को अलग करने की, एक अमीर होगा एक दूसरा गरीब होगा। बहुत ही सही है, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। तो आगे देखिए, कालीचरण ने चमार टोली में भात खा लिया। जात क्या है, जात दो ही हैं, एक गरीब और दूसरी अमीर। तो यहाँ पे कथन में पूछा जा सकता है, प्रश्न में पूछा जा सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी जो है वह किस प्रकार से वर्गीकृत करती है व्यक्तियों को, या वो क्या कौन सी दो जातियां मानती है इंसान की। तो एक गरीब और दूसरी अमीर। खिलावन को देखा, यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। तो खिलावन कौन है, खिलावन खुद भी यादव है और यादवों की ही जमीन हड़प रहा है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, देख लो आंख खोलकर, गांव में सिर्फ दो जात है, अमीर और गरीब। सोशलिस्ट पार्टी के बेहतरीन सिद्धांतों को व्यक्त करने के बाद उपन्यासकार उनकी विसंगतियों को स्पष्ट करता है। अभी तक तो उसकी अच्छाइयां थी कि वो जात पात नहीं करते हैं, वो अमीरी गरीबी ही बस देख रहे हैं, इस तरह के सोशलिस्ट। अब इसकी विसंगति क्या है यह बता रहे हैं कि पहली विसंगति यह है कि जाति का विरोध करने वाला यह दल अपने नेतृत्व का जातीय आधार पर ही निर्धारित करता है, नेतृत्व को जातीय आधार पर ही निर्धारित करता है। वासुदेव को मेरीगंज की कमान इसलिए दी जाती है कि वे यादव जाति के हैं। देखिए किस तरह से दो बातें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ तो रेणु जी कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी का जो मेन मुद्दा होता है या जो जिस चीज को लेकर वो आगे बढ़ते हैं वह यह होता है कि जात पात नहीं देखना है, अमीर और गरीब जो वर्ग बटे हैं उसके लिए ही लड़ाई करना है, गरीबों को उनका हक दिलाना है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो उसी पार्टी के वासुदेव हैं जो कि यादव हैं, तो उनको केवल मेरीगंज का कमान इसलिए दिया गया क्योंकि वो यादव हैं और वहां पे यादव जाति अधिक है। तो ये भी एक तरह का जाति को ही तो बढ़ावा देना हो गया। तो इसलिए इस बात का विरोध करते हुए रेणु जी यह बात लिखते हैं। प्रबंधक कहते हैं मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है, वहां आपका जाना ही ठीक होगा। किसको कहते हैं, वासुदेव को कहते हैं। तो आप देखिए एक एक लाइन से प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पहले तो किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं या किस पार्टी के हैं, तो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं फणीश्वरनाथ रेणु जी। लेकिन वहां पे जो विसंगतियां हैं, क्या क्या विसंगतियां आई हैं उसको ध्यान में रखेंगे। समाजवादी जो पार्टी है उसका नेता कौन था, कालीचरण को बनाया गया था, और वासुदेव को मेरीगंज का कमान क्यों दिया गया, तो यह बात ध्यान रखेंगे। मेरीगंज में सबसे ज्यादा यादवों की आबादी है तो इसलिए उनको वहां भेजा जाता है और प्रबंधक ये बात कहते हैं। आगे देखते हैं सोशलिस्ट पार्टी की दूसरी विसंगति। पहली तो हमने देख ली कि जाति पात तो कहते हैं कि नहीं मानते, लेकिन जाति के ही आधार पर किसी को किसी जगह की कमान दे देते हैं, तो एक विसंगति यह थी। दूसरी विसंगति यह है कि लोकहित की बात करते करते यह स्वहित को लोकहित से ऊपर रखने लगे हैं, मतलब अपने फायदे की बात फिर सोचने लगते हैं। यदि दफा 40 की अर्जी मंजूर हो जाती तो यह आम आदमी के हित में होता, किंतु कालीचरण इसके मंजूर ना होने से खुश है। यदि रैयत की दरखास्त मंजूर हो जाती तो सभी लोग कांग्रेस में चले जाते, अब संघर्ष में सभी सोशलिस्ट पार्टी में ही रहेंगे। तो जो धारा 40 है वो नहीं मंजूर होने से, अगर वो मंजूर होता तो सब लोग खुश होते कि हाँ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर स्वहित को भूलकर लोकहित को भूलकर स्वहित को ऊपर रखकर कालीचरण यह बात सोचता है, तो वह उसी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी का है, इसलिए यह भी विसंगति उसमें दिखाई पड़ रही है रेणु जी को। तीसरी विसंगति यह है कि संघर्ष के नाम पर इसमें डकैतों खूनियों का प्रवेश होने लगा है। सोमा जाट और चलचित्र कर्मकार जैसे लोग घोषित अपराधी हैं।
ध्यान रखेंगे सोमा जाट और चलचित्र कर्मकार जैसे लोग घोषित अपराधी हैं, किंतु समाजवादी दल से इनका गहरा संबंध है। कई प्रश्न हो सकते हैं, सोमा जाट और चलचित्र कर्मकार का किस पार्टी से संबंध है? तो समाजवादी दल से इनका गहरा संबंध है। कम्युनिस्ट पार्टी तो नामी डाकू चलचित्र कर्मकार को किसानों मजदूरों का प्यारा नेता घोषित करती है और उस पर से वारंट हटाने के लिए पर्चा निकालती है। इस प्रकार रेणु ने समाजवादी दल की विसंगतियों का भी खुला चित्रण किया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रेणु जी ने दोनों पार्टियों के बारे में उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को यहाँ व्यक्त किया है। उपन्यास में मूलतः यही दो राजनीतिक दल हैं, पर थोड़ी बहुत चर्चा आरएसएस तथा हिंदू महासभा जैसे दलों की भी हुई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हुए हैं। उपन्यासकार ने बहुत कम प्रसंगों में इस दल पर भी कड़ी टिप्पणी की है। इस दल में अनुशासन ऐसा है कि कार्यकर्ता स्वतंत्र रूप से सोचने को भी स्वतंत्र नहीं है, मतलब इतना बांध दिया गया है। आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे जो दल हैं उसमें जो कार्यकर्ता हैं उनको इतना ज्यादा बाध्य कर दिया गया कि वो अपने से कुछ नहीं सोच सकते। उनके लिए एक एरिया है जो कि संकुचित कर दिया गया कि आपको यही सोचना है, इतना ही सोचना है। तो इस प्रकार से उसकी जो कमियां हैं उसे बताते हैं। और भ्रष्टाचार भी विकसित होने लगा है। एक प्रसंग में उपन्यासकार टिप्पणी करते हुए कहता है, संयोजक जी आजकल महीने में 2 बार घर मनी ऑर्डर भेजते हैं। संयोजक जो कहेंगे उसे काली टोपी वाले नौजवान प्राण रहते नहीं काट सकते। हमने शुरुआत में जिक्र किया था 3 पार्टियों का, एक जो गांधीवादी कांग्रेस पार्टी, दूसरा सोशलिस्ट पार्टी और तीसरी जो पार्टी थी काली टोपी वाली पार्टी अर्थात आरएसएस हिंदू दल का जो ये पार्टी है उसके बारे में। तो 3 तरह की पार्टियों की बात होती है, किंतु यहाँ पर जो है इसकी बात दोनों की अपेक्षा कम होती है। मुख्य रूप से वही 2 है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। तो यहाँ पर एक व्यंग करते हुए कहते हैं कि 2 बार महीने में घर मनी ऑर्डर भेजता है, अर्थात वो किस तरह से वहां पर चीजें भ्रष्टाचार हो रही हैं, लोग अपना स्वहित देख रहे हैं उसमें भी। लेकिन जो उसके नौजवान है जिसको उन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है, वह पूरी तरह प्राण देने को तैयार रहते हैं, आग और पानी में कूद सकते हैं। इसी को कहते हैं अनुशासन। यह भी एक व्यंग्य है, यह किसी भी तरह का अनुशासन नहीं है कि आंख बंद करके किसी की बात मानते रहें। तो चलिए आशा करते हैं कि हम लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक पक्षों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हुए चल रहे हैं। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें जो भी कथन आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भी पात्र आए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, किस तरह का वातावरण है, सब कुछ अपने दिमाग में बिठा के रखना है। अभी इसमें और भी तथ्य हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।